विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 पादप कार्य की फर्स्ट और अपना जो लेसन था वो ये था पादप जल संबंध। देखिए, इस पादप जल संबंध में हमने सबसे पहले पढ़ा था विसरण। इसके बाद में हमने विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, इसके महत्व पढ़े। नेक्स्ट हमने पारगम्यता पढ़ी। पारगम्यता के आधार पर झिल्ली 4 प्रकार की होती है: पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, ये 4 पढ़े। उसके बाद में हमने प्राशन पढ़ा और प्राशन का फिसल की प्रयोग भी पढ़ा। फिसल की प्रयोग के बाद में प्राशन के 2 प्रकार पढ़े: अंतःप्राशन और बहिःप्राशन। आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में प्राशन का महत्व। देखिए, हमने प्राशन पढ़ा था, आज हम बात कर रहे हैं प्राशन के महत्व की। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको प्राशन किसे कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण ही क्या कहलाता है? प्राशन कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली केवल और केवल किसके अणुओं को पारण प्रदान करती है? विलायक के अणुओं को ही पारण प्रदान करती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण भी क्या कहलाता है? प्राशन। तो देखिए, हम बात करते हैं प्राशन के महत्व की। देखो, यहां हम बात करने वाले हैं पादपों में प्राशन का क्या महत्व है, प्राशन में पादपों का क्या उपयोग है। तो नंबर फर्स्ट जो उपयोग है वो है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण द्वारा ही होता है। देखिए, पादप के जो मूल रोम होते हैं, मूल रोमों द्वारा क्या किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। और ये जल का अवशोषण किसके कारण होता है? ये केवल प्रासरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करता हूं, कोशिका की स्थिर अवस्था प्रासरण पर निर्भर करती है। स्थिर का मतलब होता है फूलना। देखो, कोशिका की स्थिर अवस्था हमने पहले पढ़ा है अंतःप्राशन, बहिःप्राशन। तो कोशिका, देखो, किसी भी कोशिका में जब अंदर प्रवेश होता है तो ये कोशिका क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। तो कोशिका की स्फीत अवस्था भी किस पे निर्भर करती है? प्राशन पर ही निर्भर करती है। और थर्ड बात करते हैं हम पादपों के शरीर में जल का विसरण भी प्रासरण द्वारा ही होता है। देखिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, देखो जल है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विकसित होता है। ये किसके कारण होता है? पादप के एक भाग से दूसरे भाग में जल का विसरण भी किसके कारण होता है? ये भी प्रासरण के कारण ही होता है।
कोशिकाएं उनकी वृद्धि भी किस पर निर्भर करती है, प्राशन पर ही निर्भर करती है। और नेक्स्ट बात करता हूं प्राशन पादपों को शुष्कन व हिमीकरण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राशन के महत्व की। तो प्राशन का फर्स्ट जो उपयोग है, महत्व है, वो मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण में पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में, देखो मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पादप के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है। ये किसके कारण पहुंचता है, प्राशन के कारण ही पहुंचता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कोशिका की स्थित अवस्था भी किस पे निर्भर करती है, ये भी प्राशन पे ही निर्भर करती है। और पादप शरीर के अंदर जल का एक भाग से दूसरे भाग में विसरण भी किस पर निर्भर करता है, ये भी प्राशन द्वारा ही होता है। फोर्थ में है कि तरुण कोशिकाओं की वृद्धि भी प्राशन पर ही निर्भर करती है। और लास्ट है, ये जो प्राशन है ये पादपों को शुष्कन और हिमीकरण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो ये 5 इसके क्या है, महत्व है। तो हमने पिछले वीडियो में प्राशन पढ़ा था और प्राशन का किसी की प्रयोग, प्राशन के 2 प्रकार, अंतःप्राशन और बहिःप्राशन, और ये है प्राशन का महत्व। नेक्स्ट बात अपन करते हैं जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। देखिए इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। देखिए जीव द्रव्य कुंचन हमने पहले पढ़ा था कि जीव द्रव्य के कारण ही पादप कोशिका जीवित होती है। कोई भी कोशिका, पादप कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका, जीवित कोशिका में जीव द्रव्य होता है। तो हम बात करें जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन का मतलब यहाँ क्या है, सिकुड़ना, और विकुंचन का मतलब क्या है, यहाँ पे फैलना। तो हम बात करें जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या होता है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। तो ध्यान से एक बार डायग्राम देखें, उसके बाद में देखिए ये कोशिका है, ये है इसकी कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका है और ये है रिक्तिका, ठीक है। और ये इसके अंदर भरा हुआ है जीव द्रव्य। जब पादप कोशिका को इसमें आप रखते हैं अति प्राथमिक विलयन में, जब पादप कोशिका को अति प्राथमिक विलयन में रखते हैं तो ये पादप जो कोशिका है
इसका जीव द्रव्य, देखो पादप कोशिका को जब अति प्राथमिक विलयन में रखते हैं, किसमें रखते हैं? अति प्राथमिक विलयन में। इसमें बना हुआ है अति प्राथमिक विलयन। जब अति प्राथमिक विलयन में रखते हैं तो इस कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है, और जब जल बाहर निकलने लगता है तो धीरे धीरे जीव द्रव्य भी क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, और अंततः ये जीव द्रव्य धीरे धीरे सिकुड़कर अंत में ये एक कोशिका के या कोशिका के किसी कोने में या मध्य में संग्रहित दिखाई देता है। फिर से ध्यान से सुनना, देखो पादप कोशिका को अति प्राथमिक विलयन में रखने पर जल कोशिका से बाहर, देखो जल लगातार कोशिका से अधिक समय तक, जब पादप कोशिका को अधिक समय तक किसमें रखेंगे? अति प्राथमिक विलयन में। जब कोशिका को अधिक समय तक अति प्राथमिक विलयन में रखने पर जल कोशिका से बाहर निकलता रहता है, जिससे कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। कोशिका को अति प्राथमिक विलयन में रखने पर जल बाहर निकलने लगता है कोशिका से, और जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। अंततः लास्ट तक धीरे धीरे अगर हम इसको रखे रहेंगे इसको, तो अंततः जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका के एक कोने या मध्य में संघनित दिखाई देता है। फिर से देखिए बात कि जब एक कोशिका को अति प्राथमिक विलयन में रखेंगे तो इससे जल बाहर निकलने लगता है। आप मूली पर प्रयोग करके देख सकते हैं, जब मूली के ऊपर अपन जल नमक लगाते हैं तो इससे जल क्या होता है? बाहर निकलने लगता है, और अंततः क्या होता है? धीरे धीरे जीव द्रव्य भी क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, और अंत तक जीव द्रव्य सिकुड़कर कहां हो जाता है? एक कोने में संग्रहित दिखाई देता है, एक कोने में इकट्ठा दिखाई देता है, और कोशिका की यह स्थिति है वो कहलाती है जीव द्रव्य कुंचित। कोशिका की यह स्थिति क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचित, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य के सिकुड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। फिर से देखना एक बात, जब पादप कोशिका को अति प्राथमिक विलयन में रखते हैं तो कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता
क्या कहेंगे इसको? प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। और इस प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचित अवस्था में यदि कोशिका को प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन अवस्था में अगर इस कोशिका को किसमें रखा जाए, यहां किसमें रखा था? अति प्रासनी में। अगर इस कोशिका को अल्प प्रासनी विलयन में रखा जाए तो जीवद्रव्य, देखो जल है ना, इस अल्प प्रासनी विलयन से जल पुनः कोशिका में प्रवेश करने लगता है और ये कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो धीरे धीरे कोशिका में फैल जाता है और संपूर्ण कोशिका में फैल जाता है। वापस ये स्थिति आती है तो इसको अपन क्या कहेंगे? जीवद्रव्य विकुंचन। दो हो गए। जीवद्रव्य कुंचन में क्या होता है? जीवद्रव्य सिकुड़कर एक कोने में सम्मिलित दिखाई देता है, जबकि जीवद्रव्य विकुंचन में क्या होता है? प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कोशिका को, कुंचित कोशिका को, यानी प्रारंभिक अवस्था में इस जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अपन क्या करें? किसमें कहेंगे उसको? अल्प प्रासनी विलयन में। और अल्प प्रासनी विलयन से जल इस कोशिका में प्रविष्ट होने लगता है और जीवद्रव्य वापस फैलकर पूरी कोशिका में फैल जाता है। इसको क्या कहेंगे? जीवद्रव्य विकुंचन। ये क्रिया क्या कहलाती है? जीवद्रव्य पूरी कोशिका में, देखो जीवद्रव्य का पुनः पूरी कोशिका में फैल जाना, ये क्या कहलाता है? जीवद्रव्य विकुंचन। तो स्टूडेंट्स हमने दो बड़े जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन को प्रयोग द्वारा भी हम स्पष्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीवद्रव्य कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन करें। ये हमें प्रैक्टिकल में मिलेगा। देखो जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन अभी हमने पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं इसको प्रयोग द्वारा समझाइए। एक बार पूछ किया जाता है जीवद्रव्य कुंचन जीवद्रव्य विकुंचन में अंतर लिखिए या जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन को प्रयोग द्वारा समझाइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रयोग था वो था रोहियो डिस्कलर पादप के कर्ण पर किया गया है। देखो जीवद्रव्य कुंचन का प्रायोगिक प्रदर्शन रोहियो डिस्कलर पादप की पर्ण द्वारा किया गया। अब क्या होता है? देखो रोहियो डिस्कलर की जो पर्ण है, मैं साधारण पर्ण की बात कर रहा हूं मैं। रोहियो डिस्कलर के पर्ण पादप के पर्ण की निचली जो अधिचरण है वो बैंगनी रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? बैंगनी रंग, क्योंकि इसमें कौन सा रंग फैला होता है? बैंगनी रंग इसमें फैला होता है। तो इसकी जो निचली अधिचरण है इसको काट करके दो टुकड़े कर लेते हैं। रोहियो डिस्कलर पादप के पर्ण की निचली अधिचरण को काटकर कितने टुकड़े कर लेते हैं? दो टुकड़े कर लेते हैं। ध्यान से सुना, इनमें से एक टुकड़े को जल में और दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल में। ध्यान से सुना एक बात कि हमने क्या किया? इसकी निचली अधिचरण को काट करके, जिसमें क्या था? बैंगनी रंग फैला हुआ था, उसको काट करके कितने टुकड़े कर लिए? दो टुकड़े। और दोनों टुकड़ों को देखो, एक टुकड़े को किसमें डाल दिया हमने? जल में, और दूसरे टुकड़े को हमने डाला शर्करा के घोल में। ठीक है? कुछ समय बाद जब हमने इनका पुनः अवलोकन किया, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब हमने इसको देखा तो हमने पाया
फूला हुआ था। कैसा था वो? फूला हुआ था। और जिस टुकड़े को हमने किसने रखा? शर्करा के घोल में, उसकी कोशिकाओं का जीव द्रव्य सिकुड़ा हुआ था। क्या हुआ था? सिकुड़ा हुआ था। फिर से देखिए एक बात कि जिस टुकड़े को हमने इस जल में रखा था, उसकी कोशिकाओं का जीव द्रव्य या उसकी कोशिकाएं क्या थी? स्फीत थी, फूली हुई थी। और जिस टुकड़े को हमने शर्करा के घोल में रखा, उसकी कोशिकाएं, उस टुकड़े की कोशिकाओं का जीव द्रव्य क्या था? संगनित था। कैसा दिखाई दिया हमें? संगनित दिखाई दिया। और इसको ही अपन क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। फिर से सुनना एक बार, देखो रोइयो डिस्कलर पादप के पर्ण की निचली अधिकरण जो बैंगनी रंग की होती है, उसको काट करके दो टुकड़े कर लेते हैं। एक टुकड़े को जल में और दूसरे टुकड़े को शर्करा में। इन दोनों में क्या है? बैंगनी रंग फैला हुआ है दोनों टुकड़ों में। नेक्स्ट देखो, अब कुछ समय बाद में जब इसका अवलोकन करते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा, जब इनको देखते हैं तो क्या होता है? जो जल में डूबा हुआ टुकड़ा था, उसकी कोशिकाएं कैसी थी? स्फीत, फ्री थी। और जिस टुकड़े को हमने शर्करा के घोल में रखा था, डुबो कर रखा था, उसकी कोशिकाओं का जीव द्रव्य क्या था? संकुचित था, संगनित था। कोने में संगनित दिखाई दिया। ये तो बैंगनी रंग था, ये कहां दिखाई दिया? एक कोने में संगनित, पूरी कोशिका में फैला हुआ नहीं था। इसमें रखी, देखो जल में रखी थी, उसमें तो बैंगनी पूरी कोशिका में फैला हुआ था, जबकि यहाँ बैंगनी रंग केवल एक कोने में संगनित था। इसे ही क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। अब क्या करते हैं अपन? इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका युक्त टुकड़े को हम किसमें डालते हैं? जल में। और इस जल वाले जो फूली हुई जो कोशिका थी, इसको अपन क्या किसमें डाल देते हैं? शर्करा में। हमें जीव द्रव्य कुंचन का तो करना नहीं, तो अपन देखो इस शर्करा में जिस टुकड़े को डुबोया हुआ था या जिसका जीव द्रव्य संकुचित था, उसको आप किसमें डालेंगे? जल में, अल्पप्राशी विलयन में। और जब अल्पप्राशी विलयन में डालते हैं तो उस कोशिका का, यानी इस टुकड़े की कोशिकाओं का जीव द्रव्य पूरी कोशिका में, संपूर्ण कोशिका में क्या हो जाता है? फैल जाता है, धीरे धीरे फैल जाता है। और ये क्रिया ही क्या कहलाती है? इसे ही हम क्या कहते हैं? देखो जीव द्रव्य का संपूर्ण कोशिका में फैलना, ये क्या कहलाता है? जीव द्रव्य विकुंचन। तो देखो दो चीजें पढ़ी हमने, जीव द्रव्य कुंचन, इसमें जीव द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में या बीच में संगनित दिखाई देता है, जबकि जीव द्रव्य विकुंचन में, विकुंचन का मतलब होता है पुनः वापस फैलना। तो जीव द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन। ये था इसका प्रायोगिक प्रदर्शन। ये किस पे किया गया? ये जरूर ध्यान रखना, रोइयो डिस्कलर के पादप की पर्ण पे। और रोइयो डिस्कलर पादप की जो पर्ण है, उसकी निचली अधिकरण कैसे रंग की होती है? बैंगनी रंग की। ओके, ये तो थे, देखो हमने मिश्रण, पारगम्यता, प्रासरण और जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन पढ़े। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भाव। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो दाब है वो है परासरण दाब। कौन सा दाब है? परासरण दाब। किसे कहते हैं परासरण दाब? ध्यान से सुनना। देखो किसी कोशिका में, कोई एक कोशिका है, उस कोशिका में अंतःपरासरण के कारण जल इसमें बलिष्ठ होता है और ये कोशिका कैसी होती है?
लेकिन ये जल इसमें जब तक जाता रहेगा, ध्यान से सुनना, ये जल इसमें जब तक जाता रहेगा जब इस जल को अंदर जाने से रोकने के लिए एक बल उत्पन्न ना हो जाए। देखो दोबारा सुना, जब इस कोशिका में अंतःप्राशन के कारण जब जल प्रविष्ट होता है, जल अंदर जाता है, अंतःप्राशन के कारण कहां जाएगा, बाहर से अंदर की ओर, और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि इस अंतःप्राशन से, इस प्राशन के कारण, कौन सा प्राशन हो रहा है यहाँ पे, अंतःप्राशन, इस अंतःप्राशन के कारण उत्पन्न दाब इसमें प्रविष्ट होने वाले जल को रोके, तब तक ये जाता रहेगा। देखो जब तक कौन नहीं रोकेगा, ये अंतःप्राशन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जो इसमें जाने वाले जल को क्या करता है, रोकता। जब कोशिका स्थिर हो जाती है तो अब इसमें अंदर जाने नहीं देता है, और वो बल ही, वो दाब ही क्या कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ओपी, ये याद रखना, आपको ये याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। देखिए ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं किसे है, प्राशन दाब किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य में झिल्ली के, वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य में झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में, देखिए वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य में झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। प्राशन दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वर्ष समय बाद वह दाब, मैंने अभी बताया आपको, कोशिका में अंतःप्राशन के कारण जल अंदर प्रवेश होता है, और ये जब तक होता रहेगा, जब तक कि, देखो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इस अंतःप्राशन के कारण एक दाब उत्पन्न ना हो जाए जो इसमें प्रविष्ट होने वाले जल को क्या करता है, रोकता है, और इस दाब को ही क्या कहते हैं अपन, प्राशन दाब। तो वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर, देखो इसके अंदर जाने से रोकने के लिए, दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, वह दाब क्या कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो से देखिए बात कि वह दाब जो विलायक के अणुओं को, किसके अणुओं को, विलायक के, जहां विलायक क्या है, जल, जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, वो दाब क्या कहलाता है, प्राशन दाब कहलाता है। और प्राशन दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखना, किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। नेक्स्ट देखो, इसमें स्पीड दाब, भित्ति दाब, विसरण दाब, न्यूनता, इन दाबों में संबंध, जल विभव, अंतर शोषण, ये नेक्स्ट में पढ़ेगा अपन। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। देखो जो भी स्टूडेंट्स आज फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है, एक बार पिछले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो देखे बगैर
ये समझ में तो आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा इतना आप सोचते हैं, इसलिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें। और फिर भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है, फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9001411538 पर संपर्क करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं कोई अगर समस्या हो। नेक्स्ट, क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते इसका आज तक हमें पता नहीं चला, तो एक बार निवेदन है कि आप ये स्कोर करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।